हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 4, जो कि नेम है एनालिटिक फंक्शन। सो एक सेकेंड। तो तो आज हम करेंगे एनालिटिक फंक्शन यूनिट नंबर 4, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम आज इसमें क्या है एनालिटिक फंक्शन में, इसमें बेसिकली दो टॉपिक है हमारे। एक तो एनालिटिक फंक्शन है, इसके अलावा एक आता है हमारा कन्फर्मल मैपिंग। तो वो हम किसी अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी इसलिए। तो बेसिकली दो पार्ट है। पहली पार्ट में एनालिटिक फंक्शन पूरा करेंगे, जिसमें हम बेसिकली हार्मोनिक फंक्शन देखेंगे, सीआर इक्वेशन देखेंगे, मिलने थॉमसन देखेंगे, मेथड देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एनालिटिक फंक्शन। सबसे पहले क्या है एनालिटिक फंक्शन। इसमें क्या होता है बेसिकली, अब हम जो यूनिट 4 और 5 में हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वही जहाँ पे एक्स प्लस आई वाई हो जाता है। आई मतलब आयोटा आ जाता है हमारा। आयोटा की वैल्यू जो होती है वो हमारी कितनी होती है, अंडर रूट में -1 होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं क्या z हमारा क्या है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें क्या होता है एक्स प्लस आई वाई जो होता है, ठीक है। एक्स हमारा जो होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है, वाई जो होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, और ये हमारा आयोटा होता है, जिससे ये दिखाता है कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली कि अगर z हमारा x प्लस आई वाई हुआ, देन कॉन्जुगेट जो होगा मतलब z बार, वही क्या होता है आयोटा के साथ जो होता है वो हमारा उसका कॉफिशिएंट बेसिकली नेगेटिव में हो जाता है, सिंपल। तो z बार हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस आयोटा y, ठीक है। अब क्या होता है मॉड z जो होता है बेसिकली क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z जो होता है वो क्या होता है अंडर रूट में, मतलब इनके कॉफिशिएंट का स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अब क्या होता है जनरल फॉर्म जो होती है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, वो बेसिकली इस टर्म में लिखी जाती है क्या, कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई, यहाँ पे वी होना चाहिए क्योंकि वी के साथ होता है, यहाँ पे बी गलती से यू लिख रखा है, वी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली सिंपल, ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है क्या, कि अगर लिखा हुआ है क्या कि जेड इक्वल्स टू 6 है। अगर z इक्वल टू 6 है तो सिंपल सा है क्या, अगर इससे मॉड निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल 6 प्लस आयोटा, आयोटा के साथ जो y है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो हम ये करते हैं सिंपल, अगर मॉड्यूलस निकाल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं अंडर रूट में, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 36, और अंडर रूट में 6 आएगा, तो इसकी वैल्यू इतना आएगा। और बेसिकली बात ये है क्योंकि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो नेगेटिव का साइन इतना कोई वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव के साथ उसका स्क्वायर करता है तो वो पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए कहते हैं वो कॉन्जुगेट ऑफ जेड होता है उसकी वैल्यू भी सेम आती है। यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्या है -5 आई है, ठीक है। तो ये क्या होता है -5 जो है बेसिकली क्या है, ये 5 हमारा क्या है इमेजिनरी, हमने ऊपर देखा क्या इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट हो जो आइटो के साथ होता है, ठीक है। इसका मॉड जेड निकालेंगे, माइनस देखो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगा, अंडर रूट में क्या होता है दोनों क्या होता है, दोनों का स्क्वायर का सम होता है, तो वही सेम जेड मॉड जेड कितना हो जाएगा, मॉड जेड बेसिकली आइटो के साथ जो भी होता है उसका क्या होता है, उसमें हम एक और माइनस ले आते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है वो कॉन्जुगेट ऑफ जेड बन जाता है। यहाँ पे कितना होगा ये, सिंपल माइनस वगैरह तो माइनस माइनस प्लस। अब जेड हमारा 2 आई अगर दे दिया, ठीक है, मॉड जेड निकालेंगे तो 2 आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। लेकिन कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तो क्या होता है, इसका जो कॉफिशिएंट जो होता है आई के साथ जो भी नंबर लिखा है उसका कॉफिशिएंट क्या होता है, इसके हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब क्या होता है सिंपल, ये बहुत वैसे क्वेश्चन है नॉर्मल, क्या कि अगर हमारा एफ ऑफ जेड जेड स्क्वायर दे रखा है, तो एफ ऑफ जेड जो होगा क्या, हमें जेड की वैल्यू हमने अभी ऊपर देखी एक्स प्लस आई वाई होती है, ठीक है। तो हमने क्या होता है एक्स प्लस आई वाई लिखी, उसके बाद उसका होल स्क्वायर, तो सिंपल हमने स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 आई वाई एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड क्या होता है, अब हमें हमें एक चीज पता है कि आयोटा की वैल्यू जो होती है अंडर रूट में -1 होती है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, 11 12 से पता है। तो इसके बाद क्या होता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसका स्क्वायर करें तो -1 आया, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और -1 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे स्क्वायर का तो -1 आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ये हमारे फॉर्म आ गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फंक्शन का, ठीक है। अब आता है क्या, कि ये फॉर्म हमने ऊपर देखी है, अभी जनरल फॉर्म हमने ये वाली देखी है कि इस टर्म में लिखी है, तो यू के साथ भी एक्स कोमा वाई आता है और प्लस वी के साथ भी एक्स कोमा वाई आता है, मतलब एक्स कोमा वाई का मतलब बेसिकली उसके अंदर फंक्शन होता है, ठीक है। तो हमने इसे कंपेयर करा है इससे कि यू एक्स कोमा वाई प्लस आई वी एक्स कोमा वाई, तो हमने देखा क्या, जो आयोटा के साथ होता है वो वी एक्स कोमा वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा के साथ सिर्फ ये लिखा हुआ है 2xy, तो ये क्या होगा यू एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और आयोटा के साथ जो लिखा होगा वो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एक्स वाई की वैल्यू 2xy हो जाएगी, सिर्फ कंपेयर करके हमने वैल्यू निकाल ली यू एक्स वाई की और वी एक्स वाई की, ठीक है। अब क्या होता है क्लास चाहिए, अगर एफ ऑफ जेड जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट लिखा है उसका, तो हम देखें क्या लेता है। ये जस्ट एक ऐसा नॉर्मल तरीका है, ये तो हम कभी भी किसी भी टाइम अगर हमें पूछा भी जाएगा इसकी वैल्यू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट की, तो हम उसी टाइम भी निकाल सकते हैं आराम से। एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें दो ही टर्म आई बस, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें एक टर्म कट के कौन सी वाली, एक्स इंटू माइनस आई वाई और आई वाई इंटू एक्स, ये दोनों क्या होता है, ये यहाँ पे माइनस है प्लस में, तो वो दोनों टर्म कट गई, तो हमारी ये लास्ट वाली टर्म आ गई, ठीक है। तो हमने क्या करा इसमें
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये यहाँ प्लस का बन गया और यहाँ पे जीरो आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यू एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया और वी एक्स वाई की वैल्यू हमें जीरो आ गई, ठीक है। अब देखते हैं हम ये क्या कि अगर अगर एफ ऑफ जेड हमने देखा कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट हुआ, तो हमने पीछे देखा क्या आया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखा तो क्या हमने हमने कोई रिलेशन बन पा रहा है। हाँ, हमने देखा क्या कि अगर जेड होता है तो उसका मॉड जेड की वैल्यू आती है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। लेकिन हमें हमने क्या देखा, जब हमने जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा तो हमारी वैल्यू आ रही थी, पीछे हमारी वैल्यू यही आई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रही थी, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझेंगे कि मॉड जेड की वैल्यू जो है अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल हमने क्या करा, इसके इक्वल रख दिया, ठीक है। तो हमने देखा एफ ऑफ जेड हमारा मॉड जेड के स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आता है क्या, अगर एफ ऑफ जेड जो होगा ई की पावर जेड होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, ई की पावर जेड, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली पोलर फॉर्म आ गई शायद ये, हाँ, ई की पावर जेड, ठीक है। तो ई की पावर में क्या होगा, जेड की वैल्यू हमने देखा था जनरल फॉर्म जो है एक्स जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब क्या होता है, जब पावर सेम होती है तो ऐड हो जाता है सिंपल उसका, ठीक है। तो जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाता है, ये होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसे सेपरेट कर लिया, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आई प्लस वाई, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये निकाल लिया, ठीक है। तो अब ई की वैल्यू आई वाई, हमने एक सर ने हमें एक फॉर्म ये बताया था, ई आई थीटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमें थीटा की जगह वाई है तो हमने इसका वो फॉर्मूला डाल दिया जस्ट, ठीक है। ये हमारा ये बन गया, हमने ई की पावर ऐसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, जिस मल्टीप्लाई करा अंदर और उसे हमने यू एक्स वाई प्लस वी आई से हमने कंपेयर कर लिया। तो हमने क्या देखा, यू एक्स वाई की वैल्यू हमारी आ गई ई की पावर एक्स कॉस वाई और वी एक्स वाई की वैल्यू आ गई ई की पावर एक्स साइन वाई, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली पॉलर फॉर्म देखते हैं, पॉलर फॉर्म वही है सेम जो भी हम ऊपर देख के आए हैं। एक्स प्लस आई वाई जो होता है उसको लिखने का तरीका कुछ ये हो जाता है क्या, आर, यहाँ पे ई की पावर आई थीटा की वैल्यू लिखी हुई है ये पूरी, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, कैसे, जेड जो होता है एक्स प्लस आई वाई होता है और ये इसकी वैल्यू कौन सी होती है, जब हम पॉलर फॉर्म में आते हैं तो हम एक्स प्लस आई वाई को ये लिखते हैं आर ई की पावर आई थीटा, ठीक है, ये लिखते हैं। देन क्या होता है, अगर ये वाली चीज जो है ना बेसिकली, ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज मेरे को भी अभी समझ नहीं आई ये लिखा क्या है बेसिकली, मैं इसमें अलग कंफ्यूजन है, मैं बताऊं कैसे। जस्ट लाइक एफ ऑफ जेड हमने लिखा लॉग जेड की जगह जेड की वैल्यू हमने ये वैल्यू वैल्यू पुट कर दी, हमें पता है कि क्या होता है इसकी पावर में जो अगर होता है वो आगे आ जाता है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो इसे सेपरेट करने की कोशिश की, क्योंकि आर इंटू ई आए थे मल्टीप्लाई में, तो एम इन लॉग एम इंटू एन जो होता है वो क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। तो हमने पहले सेपरेट कर लिया, इसे सेपरेट करने के बाद हमें पता है इसकी पावर में जो होता है वो आगे आ जाता है, तो हमने इसकी पावर में आगे कर लिया, ठीक है। देन हमने क्या देखा, इसके बाद मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये वाली टर्म के बाद ये वाली टर्म कैसे आई, तो ये मैं आपको बाद में कभी बता दूंगा, जैसे मेरे को ये पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आया, ठीक है। वैसे बस इतना पता होना चाहिए कि बेसिकली इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है हमें, ठीक है। ठीक है, मैं सर से एक बार पूछ के आपको बता दूंगा कि ये कैसे कैलकुलेशन की, ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर हाफ प्लस आयोटा टेन इनवर्स वाई एक्स ऐसे आया, ठीक है। जस्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्या, इफ एफ ऑफ जेड की वैल्यू अगर जेड है मतलब वही क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, वही क्या है एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है। तो बस यही कि यू एक्स कोमा वाई की वैल्यू एक्स होगी और वी एक्स कोमा वाई की वैल्यू वाई होगी, ठीक है। और यही सिर्फ जेड कॉन्जुगेट होगा तो ये होगी, ठीक है। ठीक है। अब बेसिकली हम जो यूनिट 4 कर रहे हैं एनालिटिक फंक्शन, इसमें क्या होता है, हमने अभी तक क्या होता है, इसमें हमने देखा था, हमने 11th 12th में हमने लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो होती है अलग अलग पढ़ा था। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ देखा कि इसमें एक साथ सर ने कराया हमें, ठीक है। इस वही सिंपल सी है, क्या होता है जैसे हमने बात करी, इसमें एक एनालिटिक फंक्शन है और एक कन्फर्मल मैपिंग है, ये हम दूसरी वीडियो में करेंगे जैसे मैंने बताया था जस्ट, ठीक है। इसमें लिमिट वही लिमिट क्या होती है, अगर क्या होता है किसी भी एक पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम जाते हैं और राइट हैंड साइड से जाते हैं, अगर उस पे हमारी वैल्यू इक्वल आती है देन क्या होता है उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वही। और कंटिन्यूटी वही होती है, कंटिन्यूटी बेसिकली क्या होता है, हमारा कोई भी एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, क्या वो ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा, अगर वो ब्रेक हो रहा है तो वो कंटिन्यूस नहीं है, अगर ब्रेक नहीं हो रहा है उसका ग्राफ तो वो क्या होता है कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी वही कि हमारा पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब क्या होता है बेसिकली हमने एक चीज बताना चाहता हूँ लाइक कि कंटिन्यूटी जो होती है, कंटिन्यूटी में ये होता है कि अगर कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है डिफरेंशिएबल में होता है ऐसा कि अगर कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो 100% हमारा कॉन्टिन्यूटी होगा ही होगा, मतलब कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है तो कंफर्म नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो या ना हो। लेकिन अगर हमारा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% श्योर है कि वो हमारा फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन जो आपको मैंने बता दी है जस्ट, ठीक है। ये लिखा हुआ है बहुत सारी चीज में लिखी हुई है,
जैसे क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था नॉर्मल, जब हमने 11th में पढ़ा था कि लिमिट जब हमारा x जो होता है एक ही तरफ अप्रोच करता है, तो एफ फंक्शन में हम एक ही वैल्यू डालते हैं तो वो एक हमारी वैल्यू के इक्वल आता है, एल के इक्वल आता है, ठीक है। वही सेम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वहाँ पे जो x था, वहाँ पे रियल नंबर था, यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। और वहाँ पे एक कोई पॉइंट ए था, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया जेड नॉट, सिंपल यही आ गया बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज लिखी हुई है जो कि मेरे को कायद अच्छे से, तो मतलब बेसिकली कोई कोई चीज समझ आई भी है, कोई कोई चीज समझ नहीं भी आई है, लेकिन इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। हम बेसिकली इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि ज़्यादा ट्राई करें कि हमें पेपर में पास होना है, पेपर में पास होना है, मतलब एक मतलब मैथमेटिक्स में एक डिसेंस मार्क्स लाने हैं। तो उसके लिए हमें जस्ट, मैं ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। लिमिट पे करते हैं, लाइक आ कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन w इक्वल्स टू एफ ऑफ z इज सेड टू बी हैव लिमिट l एट पॉइंट z नॉट इफ एवरी पॉइंट ऑफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ये साइन जो होता है हमारा किसका होता है, देयर देयर एग्जिस्ट का होता है। देन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट ये ठीक है, ये हमारा बेसिकली ये इसका ये फंक्शन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये सारी चीजें एक बार आप बस इसे रीड कर लेना कि क्या लिखा हुआ है। देन हमारा क्या होता है, इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा, इसमें मेरे को ज़्यादातर क्वेश्चन अच्छे से समझ आई, क्वेश्चन में करना है, ये इसकी डेफिनेशन मेरे को समझ नहीं आती। जब तक हमें प्रैक्टिकल बेसिस समझ नहीं आता ना कि करना कैसे है, तब तक डेफिनेशन का कोई यूज़ नहीं होता। तो जैसे हमने एक नॉर्मल इक्वेशन लिमिट क्या होता है कि जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस आई, जेड की वैल्यू जो होती है हमारी टेंस टू कर रही है वन प्लस आयोटा की तरफ, तो हमें करना है जेड की जगह सिर्फ वन प्लस आयोटा डालना है, हमें वैल्यू पुट करी, बस वही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस में होती है, वो उस वैल्यू पुट करी, ये हमारी वैल्यू आ गई। बहुत ईजी है, ठीक है। लेट एफ ऑफ जेड जो होता है हमारा ये होता है यू एक्स कॉमा वाई, ठीक है, प्लस आई वी, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। यू जो है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, वी वी जो है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, ठीक है। तो हमें ये होता है यहाँ पे हमें समझ आया क्या कि अगर लिमिट दे रखा है, ठीक है, हमें सर्चिंग करना जो भी हमारा कोई पॉइंट दे रखा होगा उससे हमें करना होगा, उस पॉइंट को इसमें डाल के हमें L1 की वैल्यू निकालनी होगी। L1 की वैल्यू आएगी हमारी u x y से, और L2 की वैल्यू हमारी जो आएगी वो आएगी, ये वापस मैंने गलत लिख रखा है, यहाँ पे v होना चाहिए था, v x y से, ठीक है, वहां से L2 की वैल्यू आएगी, और आंसर जो होगा हमारा वो ये होगा। देन आंसर जो होगा L1 प्लस आई L2 होगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे, ठीक है, हमें क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। लिमिट दे रखी है, z जो हो रहा है टेंस टू कर रहा है कहाँ की तरफ, टू प्लस थ्री आई की तरफ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस टू एक्स वाई आई, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे देखा z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो हमने कंपेयर करके देखा, एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, टू कॉमा थ्री आ गई यहाँ से, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू, ठीक है। अब हमने कहा L1 की वैल्यू निकाली, यहाँ से हमें पता है कि यू एक्स कॉमा वाई क्या है, जो कि क्या होता है आयोटा के साथ अलग होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई है, तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई रखा, एक्स वाई की वैल्यू डाली, जस्ट वैल्यू डाली, तो टू फोर माइनस थ्री वन आ गया, ये हमारी L1 हो गया, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है यहाँ पे वो, फिर हमने देखा कि जो आयोटा के साथ होता है, ठीक है, वी में, ठीक है, टू एक्स वाई हमारा वी में, इसमें हमें वैल्यू डाली तो ये हमारा 12 आ गया, ये हमारा L2 हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा L1 प्लस आई L2, 1 प्लस 12 आई। ये हमारे लिमिट के क्वेश्चन थे जो कि ऐसे ही थे, सिंपल, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, यहाँ पे लिमिट जो है z टेंस टू जीरो है, ठीक है, जेड जेड बार अपॉन में जेड, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हम देखते हैं इसमें लिमिट, हमने देखा लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यहाँ पे जीरो है, जेड का मतलब जीरो मतलब क्या होता है, सिंपल, अगर जेड हमारा जीरो है तो इसका मतलब पता है एक्स प्लस आई वाई जो है वो हमारा जीरो है, और अगर हमारा जीरो है तो एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है। तो यहाँ पे लिमिट हमने क्या रखा, क्या एक्स कॉमा वाई, तो ये हमारा टेंस करा जीरो टू जीरो, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन जेड कॉन्जुगेट मतलब वही एक्स माइनस आई वाई और जेड एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा ये आ गया। अब हमने क्या था, हमने इसमें लिखा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमने क्यों लिखा है देखो। बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने देखा, जब हम इस फंक्शन की तरफ हम जा रहे थे अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, जब हम इस पॉइंट की तरफ जा रहे थे किस जीरो कॉमा जीरो की तरफ, तो हमने देखा अलोंग एक्स एक्सिस से जा रहे थे, तो हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस जो होगा जीरो होगा। जब हमने वाई एक्सिस जीरो रखा, तो जब हमने वाई एक्सिस जीरो रखा, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे तो एक्स अपॉन एक्स, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, फंक्शन की वैल्यू वन आ गई, ठीक है। जब हम वाई एक्सिस के अलोंग गए तो हमने क्या देखा, एक्स एक्सिस हमारा क्या होगा, जीरो होगा, तो एक्स एक्सिस हमारा जीरो हुआ, तो जब हमारा जीरो हुआ तो माइनस आई वाई प्लस अपॉन में आई वाई बचा, तो कितना हमारा माइनस का वन आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या होता है, जब हम बेसिकली आपको मैं बताऊं तो हम ऐसे थे, इस पॉइंट से हम अलोंग एक्स एक्सिस गए, एक्स एक्सिस हम जीरो कॉमा जीरो तक पहुंचे, और अलोंग वाई एक्सिस के अबाउट हम जीरो कॉमा जीरो तक पहुंचे, ठीक है। फिर हम देखा जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग में पहुंचे तो हमारा वन आ रहा था, ठीक है, जब हम वाई फंक्शन की वैल्यू वन आई थी, जब हम वाई एक्सिस के अलोंग पहुंचे तो हमारा माइनस वन आ रहा था। फिर हम इस पॉइंट से जब हमें जीरो कॉमा जीरो तक पहुंचना है, ओ की तरफ पहुंचे, तो हम ऐसे जब पहुंचे तो ये लाइन कौन सी होती है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स वाली होती है, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स वाली होती है, तो हमें करना है, जब हमने एम की वैल्यू कितनी ली, बेसिकली हमने एक्स की वैल्यू जब हम वन ली तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई,
वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, हम वाई की वैल्यू हमारी एम आ गई, ठीक है। जब हमने हमें यहाँ पे एक्स वैल्यू वन डाला तो वाई की वैल्यू एम आ गई, तो यहाँ पे हमने एक्स वैल्यू वन डाली, वाई की वैल्यू हमारी एम आ गई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो हमने देखा कि तीनों पार्ट से हमारी लिमिट की वैल्यू अलग अलग आ रही है, और अगर हमारी लिमिट की वैल्यू अगर अलग अलग आती है तो हम क्या होता है, बेसिकली सिंपल लिमिट जो होती है एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिंपल। ये हमारी लिमिट का फंक्शन था, बेसिकली बेसिकली कॉन्सेप्ट था लिमिट का। बेसिकली क्या है ना, इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है लिमिट्स के, जो कि हमें जस्ट देखने हैं, इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी क्वेश्चन आगे आएंगे इंपॉर्टेंट वाले, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है कंटिन्यूटी, वही कंटिन्यूटी क्या होता है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। कोई भी बेसिकली फंक्शन कहीं हमारा ब्रेक तो नहीं होता है, कोई पॉइंट ऐसा खाली तो नहीं बच रहा बीच में, पूरा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, सिंपल वही। जैसे हमने बचपन में वो, सॉरी 11th 12th में देखा था हमने, क्या लिमिट जो होता है एक्सटेंड टू ए फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू जो होती है एफ ऑफ ए के इक्वल आई थी, तो हमारा क्या था, फंक्शन जो होता है हमारा कंटिन्यूअस होता है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा था। वो यहाँ पे सेम लिखी हुई है, यहाँ पे क्या होता है, एक्स की जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, और ए की जगह जेड नॉट आ गया है। ये कुछ टर्म्स लिखी है, ठीक है। ये बात आप पढ़ लेना, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली लिखा क्या है, बस। बाकी मैंने भी इतना ये पढ़ा नहीं अच्छे से, क्योंकि मेरे को पता है ये ज्यादा, बस पता होना चाहिए मैं लिखा क्या है हल्का सा। जैसे हम ये देख लेते हैं हल्का सा, कि एफ ऑफ जेड जो है इक्वल्स टू जेड बार अपॉन में जेड, ठीक है। हमें देखा जीरो, वो जेड, जब जेड इज नॉट इक्वल जीरो तो फंक्शन की वैल्यू ये है, जब जेड इक्वल्स टू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी जीरो है, ठीक है। तो हम देखा ये क्यों आ रहा है, ये हमने क्यों आ रहा है, हमने इस यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया क्या, कि एफ ऑफ जेड इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट जेड इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट एट जेड इक्वल्स टू जीरो। हमने देखा अभी अभी हम ऊपर देख के आया है कि z की वैल्यू जीरो पे, सेम फंक्शन था, ये वाला फंक्शन ही नीचे लिखा हुआ है, सेम वाला फंक्शन नीचे हुआ है, z की वैल्यू जीरो पे, जीरो पे हमने देखा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी थी, तो वो यहाँ पे सेम, यहाँ पे मैंने वापस सॉल्व नहीं करा, क्योंकि ऊपर वाले में हमने देख लिया था कि लिमिट यहाँ पे क्या होता है कि एग्जिस्ट नहीं करी थी, इसलिए हमारा क्या होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है एट z इक्वल्स टू जीरो पे। ये हमारा कॉन्टिन्यूस का हो गया, ऐसा ही है, जस्ट लिमिट कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल, बेसिकली डेफिनेशन पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये करता क्या है बेसिकली, बस। और इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है इसमें। बेसिकली ये वाला चैप्टर जो है ना एनालिटिक फंक्शन, ये बेसिकली हमारा क्या फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, सिर्फ हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो हम इसमें आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब आता है डिफरेंशिएबिलिटी, बेसिकली वही होता है क्या, कि बेसिकली कोई भी फंक्शन हमारा किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और क्या होता है, हमने एक चीज़ अभी बात करी थी, जैसे कि क्या, कि हमारा जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो 110% कॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे 110% कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन कॉन्टिन्यूस इसमें ऐसा नहीं था, कि जो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, ये पता होना चाहिए हमें बस, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, वही लिखा हुआ है सेम जो हमने 11th में पढ़ा था, यहाँ पे हमारा एक्स होता था, यहाँ पे हमारा ए होता था, एक्स माइनस ए सेम, ठीक है। इतना था सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट इतना, अगर ये हमारा सेटिस्फाई करे, डिपेंड करे पाथ वेयर इतना इतना इतना, वेयर देते हैं हम वहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे वहाँ पे हमने लिखा था क्या, कि यहाँ पे हमने करा है जेड इक्वल जेड जेड नॉट प्लस एच, हम वहाँ पे करते थे एक्स की वैल्यू क्या होता है ए प्लस एच ले लेते थे, वहाँ से हम एच की वैल्यू एक्स माइनस ए निकालते थे, सेम जो हम वहाँ करते हैं सेम हमने वही करा है, फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला लर्न कर लेना, बाई चांस कहीं पे आ जाए एमसीक्यूज में, नहीं तो वैसे कोई जरूरी नहीं, क्योंकि सर ने हमें खुद इस पे कोई इतने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराया, एक क्वेश्चन कराया सर ने इंपॉर्टेंट बस, ठीक है। जैसे हमने ये पढ़ा था यहाँ पे कि अगर ये एग्जिस्ट होता है और इसकी फाइनाइट वैल्यू आती है तो मतलब क्या, फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, और अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस भी होगा, ये चीज, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन सर ने कराया था, ये लगाया था, ये फंक्शन सर ने बताया था बेसिकली, ये फंक्शन जो है एफ इक्वल्स टू जेड बार, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन हमें बार बार देखने को मिलेगा। जैसे क्या होता है, प्रूफ करना है कि एफ ऑफ जेड इक्वल जेड बार जो है इज नो वेयर डिफरेंशिएबल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। हम देखते कैसे, ठीक है। तो क्या होता है, जब से पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लिमिट देखी, सबसे पहले वही वाला सेम फार्मूला जो हमें लेफ्ट हैंड साइड हम देख के आए, वो सेम फार्मूला लगाया हमने। फिर हमने क्या करा, सिंपल एफ ऑफ जेड जो है हमारा जेड बार है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड की बार जेड बार, ठीक है, जेड नॉट की जगह, ठीक है, जेड जेड की जगह जेड नॉट करा यहाँ पे हमने, ठीक है, हमने इसी वैल्यू डाली, ठीक है। फिर हमने सेकंड फॉर्मूला देखा था ये वाला, सेकंड फॉर्मूला हमने ये वाला देखा था, जेड नॉट प्लस एच, जब हमें एच टेंस टू जीरो की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो हमने देखा जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन में एच, क्योंकि हमने जेड को एज्यूम कर लिया था, जेड को हमने एज्यूम कर लिया कि जेड हमारा क्या है, जेड नॉट प्लस एच है, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू डाल दी माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में एच, ठीक है। तो हमने क्या होता है, जस्ट इसे हमने ओपन कर लिया, हमने एफ ऑफ जेड के अंदर जेड नॉट प्लस एच डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने एफ ऑफ जेड के अंदर जेड नॉट, वो जेड की जगह जेड बार जेड की जगह जेड नॉट प्लस एच डाला है, तो हमारा ये वैल्यू आ गया,
ठीक है, तो हमने जस्ट इस वैल्यू पुट करी है इसमें सीधा। तो क्या होता है, ये हमारा हमने पहले पढ़ा था मैथमेटिक्स में, एक कॉम्यूटेटिव लॉ होता है एक, कि क्या होता है a प्लस बी का होल बार जो होता है वो क्या होता है, आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है a बार प्लस बी बार में। वही हमारा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। तो इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट जब करा तो जेड नॉट बार से जेड नॉट बार कट रहा था, एच बार अपॉन में एच बचा। एच हमारा यहाँ पे ऑल्सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है एच इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने एच एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने एच को एज्यूम कर लिया ये H1 + I H2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू ये डाल दी। ठीक है, जब एच की वैल्यू जीरो होती है तो हमने कंपेयर करके जीरो करके, तो H1 भी जीरो होगा, H2 भी जीरो होगा। ठीक है, तो H1 - H2। ठीक है, तो सेम क्या होता है, सेम जैसे हमने अभी, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे क्या होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। ये मैंने सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन क्यों लिखा है, क्योंकि H1 - I H2 अपॉन में H1 + I H2। ठीक है, ये हमारा वही हमारा पहले वाला क्वेश्चन कौन सा बन गया, ये वाला क्वेश्चन बन गया कि क्या होता है x - iy प्लस अब x + iy, जब जीरो जीरो कॉमा में तीनों की वैल्यू अलग अलग आई थी फंक्शन की वैल्यू, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे सेम ये वही मतलब वही है, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी उसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, उन दोनों का जब वो टेंस टू जीरो की तरफ ले आएंगे तो हमारे तीनों फंक्शन वैल्यू अलग अलग आएगी, तो इसलिए हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा लिमिट लिमिट वो लिमिट बेसिकली लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इतना जरूरी भी नहीं है, इन तीनों कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें पता होना चाहिए क्या क्या होता है, बस दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा अब से जो बेसिकली अब जो मेन पॉइंट स्टार्ट है, अब से जो क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट, वो अब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन जो होता है उसको हम क्या क्या कहते हैं, एक रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं और होलोमर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, एक फंक्शन जो होता है उसे हम एनालिटिक कहते हैं, एक पॉइंट पे z0 पे अगर एग्जिस्ट करे एक नेबरहुड का पॉइंट, पॉइंट z0 जहाँ पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, बहुत सारी डेफिनेशन लिखी होती है, हमें कभी भी ना, ज्यादातर मेरे को भी ज्यादा डेफिनेशन से समझ नहीं आ रहा जब तक उसका बेसिकली मैं प्रैक्टिकल देता है ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो हम इसे प्रैक्टिकल देखते हैं क्या, कि जब भी हमें देखना है कि एक फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा तो क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे, तो उसके पॉइंट के आसपास कोई भी एक पॉइंट होगा ना, उस पर हम देख लेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो हम इसका देखते हैं क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो उसकी एक नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि फंक्शन जो होगा हमारा एनालिटिक होगा। उसकी नेसेसरी कंडीशन ये है कि वो फंक्शन जो होगा f(z) जो होगा, इसकी ये बेसिकली जनरल वे जो है लिखने का तरीका वो ये है u+iv। ठीक है, क्या है कि वो सी आर इक्वेशन को होल्ड करेगा, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन अगर हमारा एनालिटिक फंक्शन है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले सी आर इक्वेशन को होल्ड करेगा। मतलब सी आर इक्वेशन क्या है, सी आर इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म जो है, शॉर्ट फॉर्म ज्यादा अच्छी है। जैसे क्या होता है, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। ठीक है, इसको आपको मैं एक सेकंड रफ कॉपी में मैं बताता हूँ जस्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म लर्न करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू इसका लॉन्ग फॉर्म। क्या है बेसिकली कि यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। ठीक है, ये इसका सिंपल है। सबसे पहले क्या होता है, यू एक्स वी वाई के इक्वल है और फिर यू वाई माइनस वी एक्स के इक्वल है। बस इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे डी यू अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू होगा डी वी अपॉन में डी वाई एंड डी यू ओवर डी वाई इक्वल्स टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स। ये बेसिकली ये है। ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म लिखी है वो ये है। ठीक है, कि ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सी आर इक्वेशन, इसे कहते हैं सी आर इक्वेशन। ठीक है, कॉची रेमन इक्वेशन। ठीक है, अगर ये क्या होता है, कोई भी फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो वो ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है, ये मतलब सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन है कि ये होना ही होना चाहिए। अगर यही अगर वो सेटिस्फाई नहीं करी तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन। तो अब क्या होता है, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये लिख रखा है क्या, कि यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। ठीक है, ठीक है, तो क्या था सफिशिएंट कंडीशन जो है कि एफ ऑफ एक्स हमारा एनालिटिक होगा डोमेन में, उसकी पहली नेसेसरी कंडीशन तो हमने देख ली। क्या होता है नेसेसरी कंडीशन तो हम देख ली, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई। लेकिन बी जो है कि सारे जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव बेसिकली हम निकाल रहे हैं यू एक्स, ठीक है, वी वाई यू वाई माइनस वी एक्स, जो भी हम निकाल रहे हैं सारे डेरिवेटिव, जो पार्शियल डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए डोमेन में। ठीक है, अगर वो कॉन्टिन्यूस है डोमेन में तो हमारा क्या होगा, फंक्शन जो है एनालिटिक होगा। तो हम अब पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा क्या, कि लिखा है टेस्ट वेदर w इक्वल्स टू जेड बार जो है एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, फंक्शन ऑफ जेड वही। ठीक है, तो हम देखा सबसे पहले w इक्वल्स टू जेड बार की वैल्यू कितने होते हैं, हमें पता है जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी होती है, x माइनस आई वाई होती है। उसे हमने u प्लस आई वाई वी से कंपेयर करा है, तो x u की वैल्यू आ गई x और v की वैल्यू आ गई माइनस वाई। ठीक है, तो हमने कहा जस्ट हमने हमने उन सारी जो टर्म लिखी थी हमारी, क्या हमारी जो टर्म लिखी थी यू
एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स जो लिखा था, इसकी हमने वैल्यू निकाल ली यू एक्स की, मतलब डी ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद होता है उसकी वैल्यू वन आ गई, डी ओवर डी वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है यहाँ से, ठीक है यहाँ से निकाली तो जीरो आई, ठीक है। डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आई हमारी, डी वी ओवर डी एक्स वैल्यू जीरो आई, और डी वी ओवर डी वाई की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन आई, ठीक है। डी वी ओवर डी वाई मतलब इसकी अगर निकाले वाई तो वाई का कितना हो जाएगा, वाई का वन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि डी यू ओवर डी एक्स जो होता है डी वी ओवर डी वाई के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये वन और ये माइनस वन इसके इक्वल नहीं है, ये और बाकी ये दोनों इक्वल है, डी ओवर डी वाई इक्वल्स टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स से इक्वल है, ये इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा, अगर डज नॉट होल्ड सी आर इक्वेशन सो इट इज नॉट एनालिटिक, सिंपल। अगर सी आर इक्वेशन हमारी नेसेसरी इक्वेशन थी, अगर वही इक्वेशन हमारी होल्ड नहीं करती, सेटिस्फाई नहीं करती, तो हमारा क्या होगा, फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, हम चेक फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इज एनालिटिक और नॉट, पूछा है हमसे, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड इक्वल जेड स्क्वायर, ठीक है, तो हम देखा एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको ओपन करा, आई 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 स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो यहाँ पे इसलिए वाई स्क्वायर जो होता है हमें माइनस का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कंपेयर करा, यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, वी की वैल्यू टू एक्स वाई आ गया, ठीक है। अब क्या होता है हमें पता है पॉलिनोमियल जो भी होता है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके अलावा क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि टू एक्स वाई हो गया, सारे पॉलिनोमियल जो होते हैं जितने पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस टू वाई, ये सारे जो होते हैं पॉलिनोमियल वो सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो हमें कंफर्म हो गया कि ये सारे पॉलिनोमियल के कंटिन्यूस तो है, ठीक है। इसके अलावा सी आर इक्वेशन होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, ये हमने बहुत सारा आगे बहुत सारा टॉपिक है इसलिए मैं एक का डेरिवेटिव नहीं निकालूं, क्योंकि जस्ट इजी है, ये सामने लिखा है जस्ट क्या, डी ओवर डी एक्स मतलब टू एक्स स्क्वायर के बदला टू एक्स हो जाएगा, और जो भी कांस्टेंट है उसका जीरो आता है, तो ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी डेरिवेटिव है, तो इसलिए आप जस्ट देख लेना एक बार कैसे निकालना डेरिवेटिव, बहुत इजी डायरेक्ट निकाला है। जस्ट हमने क्या था ये इसके इक्वल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा सी आर इक्वेशन जो होगी होल्ड करके सेटिस्फाई कर दी, और हमें पता है कि सारे पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो इसलिए क्या होता है फंक्शन जो होगा हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, तो फंक्शन जो है हमारा एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। इसका होता है सर ने हमें कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे क्या, कि cos आई थीटा जो होता है इक्वल्स टू cos एच थीटा होता है, एच जो होता है हाइपरबोलिक होता है, हाइपरबोलिक कर्व होता है, ठीक है, ठीक है। और साइन आई थीटा जो होता है उसमें क्या होता है आई हमारा बाहर आ जाता है, साइन एच थीटा हो जाता है, ठीक है। अगर हम वो डिफरेंशिएशन करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं साइन एच थीटा का, तो cos एच थीटा होता है, और cos एच थीटा निकालते हैं साइन एच थीटा होता है, सर ने कहा था ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जैसे हमने क्या होता है पिछले जब हमने लास्ट सेमेस्टर देखा था, लास्ट सेमेस्टर हमने वो करे थे एक लास्ट वाला वो यूनिट करा था, यूनिट नंबर 5, जो कि बहुत सारे जिसमें टेस्ट आ रहे थे। तो उसमें हमने देखा था एक फॉर्म ये भी थी क्या, कि जब साइन एच थीटा साइन एच एक्स आ जाए, हाइपरबोलिक आ जाए, तो उसका फॉर्मूला ये लिखा था हमने वहाँ पे। और कॉज एच एस आ जाए तो उससे हमने ये लिखा था, जिससे हमारा वहाँ पे टेस्ट लगाना बहुत इजी हो गया था, ठीक है। ये हमने फॉर्मूले देख लिया, अब एक क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि चेक एफ ऑफ एक्स जेड जो है वो साइन जेड दे रखा है, वो एनालिटिक है या नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा है साइन जेड जेड की वैल्यू कितनी होती है एक्स प्लस आई बाय, सिंपल हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है, सिंपल। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हमने जस्ट वैल्यू पुट करी, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी हमने इसमें, ठीक है, ओके। यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स प्लस साइन आई वाई, ठीक है। तो साइन एक्स आ गया हमारा, ठीक है। मैंने यहाँ पे शायद कुछ गलती करी है क्या, नहीं मैंने कोई गलती नहीं करी, मेरे को लगा कि मैंने यहाँ पे आई वाई की जगह एच थीटा एच वाई कैसे आ गया, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बताया था कॉस आई थीटा जो होगा कॉस एच थीटा की बराबर हो जाएगा, ठीक है। और साइन आई वाई जो होगा तो आई इसमें बाहर आ जाएगा, ठीक है, आई बाहर आ जाएगा, साइन एच वाई हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, ओके। तो हमारा ये आ गया, हमने इसे कंपेयर कर लिया, एफ ऑफ जेड की वैल्यू अभी आ चुकी है, ठीक है। इसे हमने कंपेयर कर लिया यू और वी से, जो आयोटा के साथ होगा वो सारी टर्म वी होगी, जो आयोटा के साथ अलग होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा यू होगा। हमने यू वी की वैल्यू निकाल ली, डी यू सिंपल, वही सिंपल डेरिवेटिव जो हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं 11 12 से, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, वही सिंपल डेरिवेटिव निकाला हमने, डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला, ओके। तो यहाँ पे हमने निकालते निकालते हम देखा क्या कि सी आर इक्वेशन जो हो रही है होल्ड कर रही है, वो इसके इक्वल आ रही है, ठीक है, इसके इक्वल आ रही है। देन हमने करा, हमें पता है कि साइन एक्स कॉज एक्स ये सारे जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, हमें साइन एक्स का ग्राफ की बात ही अगर हम कर लें नॉर्मल बेसिकली, तो साइन एक्स का ग्राफ जो होता है कॉन्टिन्यूस होता है, कहीं पे ब्रेक नहीं होता है, कॉज एक्स का वो भी कॉन्टिन्यूस कहीं पे ब्रेक नहीं होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि साइन एक्स या कॉज एक्स में कि वहाँ पे बीच में कोई एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होता है, कुछ भी नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच में ब्रेक, ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि वो हमारा बेसिकली ग्राफ सीधा चलता रहता है, ठीक है। तो सारे क्या है फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या होगा, सी आर इक्वेशन होल्ड भी करी नेसेसरी इक्वेशन, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब आता है हमारा ये क्या, हमें बोला है वैल्यू निकालनी है सी वन एंड सी टू की, ठीक है, सच दैट फंक्शन जो एफ ऑफ जेड दे रखा है इक्वल टू सी वन एक्स वाई प्लस आई सी टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एनालिटिक, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले इसे कंपेयर करा क्या, कि यू की वैल्यू कितनी आ गई, सी वन एक्स वाई आ गई, और वी की वैल्यू आ गई सी टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गई, ठीक है।
एफ ऑफ जेड एनालिटिक, सो इट विल सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। इसने बोला सिंपल हमें कि ये कंफर्म है कि ये फंक्शन जो है एनालिटिक है, हमें सी वन और सी टू की वैल्यू निकालनी है। अगर एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन होल्ड करेगा, और अगर सी आर इक्वेशन होल्ड करेगा तो इससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं सिंपल, इन दो की वैल्यू निकाली। तो हमें अगर इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव डी यू ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव निकाला हमने, डी यू ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव हमने आराम से निकाल लिया। तो हमने जस्ट इन दोनों की वैल्यू निकाल के इन दोनों के इक्वल रखा, तो वहाँ से हमने एक चीज देखा, y से y कट गया, सी वन की वैल्यू 2 आ गई, और जस्ट हमने इन दोनों का डेरिवेटिव इक्वल रखा, तो यहाँ से हमारे सी टू की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, डेरिवेटिव निकालना बहुत ईजी है यहाँ पे। ओके, नाउ अब आता है नेक्स्ट, आता है हमारा क्या, पोलर फॉर्म जो होती है सी आर इक्वेशन की। बेसिकली सर ने हमें बताया कि पोलर फॉर्म हम कब यूज करते हैं। पोलर फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब z, अभी तक हम देखा z आ रहा था, z बार आ रहा था, ठीक है, z का स्क्वायर आ रहा था, ठीक है, z का स्क्वायर आ रहा था। तो बेसिकली हम कहते हैं z का स्क्वायर हमारा खोलना बहुत इजी है, लाइक x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर लिखा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है नॉर्मल। लेकिन सबने बोला कि जब z की पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, 3 4 5 6 पावर ज्यादा हो जाएगी, तब हम क्या होता है, पोलर फॉर्म जो होता है सी आर इक्वेशन उसको अप्लाई करते हैं। पोलर फॉर्म क्या है, डी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1/r डी वी अपॉन में डी थीटा, और यहाँ पे ये डी वी अपॉन में डी आर इक्वल्स टू -1/r डी यू अपॉन में डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि व्हेन जेड की हायर पावर आती है देन वी अप्लाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन हल्का सर ने बताया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो प्रूव दैट कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड की पावर एन जो है एनालिटिक, ठीक है, इन वेयर एन जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, प्रूव करना है कि जो है ये है कि वो, एक सेकेंड, हाँ, ये प्रूव करना है कि ये जो है वो एनालिटिक है, ठीक है, और एन जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एक दो चीज है जो मैं सर से पूछना हल्का सा मिस कर गया मैं, तो कोई बात नहीं, अभी आप क्वेश्चन करते हो देख लेना। आपको भी लगे कि पूछना है तो आप भी पूछ लेना कि ये क्यों आया, मैं भी नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा तो मैं भी पूछ लूंगा हल्का सा। जैसे वहां पे जो क्या था, एक लॉग जेड वाला, तो मैंने आपको बताया था, वो मेरे को समझ नहीं आया वो कैसे आया, तो वो मैं जब भी जाऊंगा तो वो पूछ लूंगा। वैसे वो इतना जरूरी भी नहीं है, बट पूछ लेना अगर आपको लगता है कि वो जरूरी है, बहुत छोटा सा। जैसे एफ ऑफ जेड, जेड की पावर एन आ गया, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी पीछे सबसे पहले पेज नंबर सेकंड में पढ़ा था क्या, कि पोलर फॉर्म क्या होती है। जैसे पोलर फॉर्म जो होती है, जैसे क्या होता है, जेड जो होता है हमारा क्या था, एक्स प्लस आई वाई था, और ये किसके इक्वल था, आर ई आई थीटा के इक्वल था। ये हमारी पोलर फॉर्म थी, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, क्या करा, जब जेड के बाद जेड की पावर में एन आ जाएगा या कोई हाई पावर आ जाएगी, तो हम क्या करा, पोलर फॉर्म यूज करेंगे। तो आर ई आई थीटा और ये बाहर एन, तो मैं कह रहा जब क्या होता है, पावर तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, आर ई में आर की पावर एन और ई की पावर आई एन थीटा। तो मेरे को बस एक चीज ये समझ नहीं आ रहा था इसमें, इस क्वेश्चन में भी जो मेरे को सर से पूछना था कि z इक्वल्स टू आर ई आई थीटा था, तो हमें पता है ई आई थीटा की सर ने वैल्यू उसी पेज पे, सेकंड पेज पे लिखवा रखी थी, वो होती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो मैंने आर बाहर रखा, इसकी वैल्यू डाल दी। तो ई आई थीटा की वैल्यू हमारी जो थी वो ये होती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जो मैंने अभी बताया जस्ट। अब क्या होता है, जब इसमें n मल्टीप्लाई होता है e की पावर में, तो ये cos n थीटा प्लस आई एन थीटा कैसे हो गया, मेरे को बस ये समझ नहीं आया। तो ये मैं एक बार सर से पूछ लूंगा, लेकिन ये है एक्चुअल में कि जब n से n की पावर इसकी आई, तो यहाँ पे cos n थीटा हो गया प्लस आई साइन n थीटा हो गया। ठीक है, जब इसकी पावर में n आया, तो ये ध्यान रखना आप, जैसे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। तो मैं पूछना सर से कि सर क्यों आया, कैसे आया, शायद मैं कोई मिस कर रहा हूँ कोई पॉइंट, तो उस वजह से मेरे को याद नहीं आ रहा, बट ये ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, आर की पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये वैल्यू हमने निकाल के जस्ट पुट कर दी। तो एफ ऑफ जेड ये हमने वैल्यू डाल दी, आर की पावर एन से दोनों इंटू कर दिया, तो हमने कंपेयर कर लिया, यू की वैल्यू निकाल दी हमने, वी की वैल्यू निकाल दी। तो जस्ट हमने क्या होता है, दोनों जो सी आर इक्वेशन हमें एनालिटिक प्रूफ करना है, सी आर इक्वेशन जो नेसेसरी कंडीशन है उसकी वैल्यू हमने निकाली, सारे चीज़ की वैल्यू, पार्शियल डेरिवेटिव, सारे डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली। हमने देखा कि क्या होता है, सारे पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाल ली, डी यू अपॉन डी आर। ठीक है, सी आर इक्वेशन, सॉरी सी आर इक्वेशन यहाँ पे यूज नहीं करी मैंने, बाई चांस अभी सी आर इक्वेशन का नाम ले लिया। यहाँ पे हमने पोलर वाली इक्वेशन यूज करनी है, क्या, ये डी यू अपॉन डी आर इक्वल्स टू 1 अपॉन में आर डी वी अपॉन डी थीटा, एंड डी वी अपॉन डी आर इक्वल्स टू -1 अपॉन आर डी अपॉन में डी थीटा, इसकी वैल्यू देखनी है हमें। ठीक है, तो हमने कहा इसकी इन सबकी वैल्यू निकाली, जो जो ऊपर पूछा था हमने इक्वल करके देख लिया कि वो इक्वल आई थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, क्या कि ये इसकी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही थी। उसके बाद क्या होता है, सारे पार्शियल डेरिवेटिव जो थे वो कॉन्टिन्यूस भी थे। कॉन्टिन्यूस क्यों थे, क्योंकि साइन एक्स ही थे, साइन थीटा और कॉस थीटा थे। ठीक है, उसका फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, तो फंक्शन जो होगा हमारा एनालिटिक फंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे सी आर इक्वेशन लेगी लेकिन पोलर फॉर्म वाली लेगी। ठीक है,
हार्मोनिक फंक्शन अब आता है, एक नया टॉपिक आता है बेसिकली हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जब वो इक्वेशन हमारी क्या होता है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बेसिकली हिंदी में तो ये कहेंगे। बट क्या होता है, एनी फंक्शन विच हैज कॉन्टिन्यूअस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड विच सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे क्या होता है, कोई भी फंक्शन को बताना है, कोई फंक्शन हमें गिवन दे रखा है, तो हमें करना है डी, तो डबल डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव निकालना है वाई के रिस्पेक्ट में। अगर उसकी वैल्यू जीरो आती है तो हम उसे कहेंगे कि वो फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। अब से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ बहुत छोटे मोटे पॉइंट्स लिखे, लाइक इफ एफ ऑफ जेड जो है इक्वल्स टू यू प्लस आई वी है, यू प्लस आई वी है, इज एन एनालिटिक फंक्शन, देन बोथ यू एंड वी जो होगा वो हार्मोनिक फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या, कि अगर हमें लिखा हुआ है साफ कि एफ ऑफ जेड जो है कि वो हमारा एनालिटिक फंक्शन है, तो क्या होगा, इंडिविजुअल u और v, लाइक डबल डेरिवेटिव u अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू x, और डबल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर, ये भी जीरो होगा। और v के टर्म्स में भी होगा कि v का करेंगे डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और v का करेंगे डबल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, वो भी जीरो होगा, ठीक है। अगर हमारा फंक्शन दे रखा है साफ एनालिटिक है, ठीक है। ये पॉइंट सिंपल ये है कि अगर एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी हमारा एनालिटिक फंक्शन है, देन v इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ u, और वाइस वर्सा कि use हार्मोनिक conjugate of v, ठीक है, सिंपल। if f of z equals to u plus iv is an analytic function, then family of curve इतना 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 and इतना 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 where c1 and c are constant cut each other orthogonally, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई वेदर द फंक्शन e की पावर x cos y इज हार्मोनिक, ठीक है। हमें कंफर्म करना हार्मोनिक है या नहीं है, ठीक है। फंक्शन दे रखा है तो हमने सिंपल देखा क्या करना है, हमें हमें अगर बताना है फंक्शन दे रखा है तो हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव निकाला सिंपल, मैं यहाँ पे निकाल ही नहीं क्योंकि बहुत ईजी है डेरिवेटिव निकालना है इसका, ठीक है। हमने इक्वल है तो फंक्शन हमारा, हमने देखा इसका जब सम करा तो वो जीरो के इक्वल आ रहा था, तो फंक्शन हमारा हार्मोनिक फंक्शन होगा, सिंपल। अब एक क्वेश्चन ये आता है हमारा, जस्ट क्या होता है कि ये बोला था क्या, कि वेरीफाई दैट द फैमिली ऑफ कर्व u equals to c1 v equals to c2 cut each other orthogonally where y equals to z cube तो हमने क्या बोला, w equals z cube, हमें बताना है कि वेरीफाई करना है कि c1 c2 जो होता है एक दूसरे को कट करना है ऑर्थोगोनली, ठीक है। तो हमें क्या होता है, ये हमने करा, जस्ट z क्यूब की हम z की वैल्यू डाली, क्यूब करा, वही क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दिया सिंपल, हमने वैल्यू डाल दी, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू डाल दी, हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखनी, जस्ट वैल्यू पुट कर दी, ये बस वैल्यू पुट करने का नॉर्मल वो है, तो मैं एक एक चीज बना दस, टाइम वेस्ट होगा आपका भी, टाइम वेस्ट होगा जस्ट, ठीक है। तो आई मैं करके ही दिखा रहा हूँ, दैट्स वाई, क्योंकि जैसे हमें आना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखनी है, जैसे हमें पता है, ठीक है। इसमें जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है, इससे हमने क्या करा, यू प्लस आई वी से हमने कंपेयर कर लिया, यू प्लस आई वी से कंपेयर करा तो हमने देखा क्या, कि हमारे फंक्शन की वैल्यू जो होती है, फंक्शन की वैल्यू जो होती है डब्ल्यू की वैल्यू हमारी सब ओपन करने के बाद ये आ गई, आयोटा के वाले पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया, तो हमने कंपेयर करा तो यू की वैल्यू हमारी ये आ गई, वी की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हमें क्या करना है, हमने क्या होता है जब हमें ये कॉन्सेप्ट जो आता है ये ऑर्थोगोनली कट करता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें बेसिकली स्लोप निकालना होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख भी रखा है डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है एम होता है इक्वल टू स्लोप, ठीक है। अब क्या होता है, स्लोप जो होता है, हमने एक चीज पढ़ा था, हमने 11th 12th में आराम से 10th में ही पढ़ा था क्या, कि लाइक अगर m1 इंटू, अगर दोनों का प्रोडक्ट, वो स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है -1 होता है, तो वो दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं ऑर्थोगोनली, ठीक है। तो हमने क्या करा, जस्ट यहाँ पे करा, हमने यू की डिफरेंशिएट करा दी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बहुत ईजी है क्या, कि 3x² वो एक्स क्यूब था तो 3x² हो गया माइनस, ये प्रोडक्ट रूल लग जाए यहाँ पे कि एक बार x को छोड़ देंगे, वाई स्क्वायर करेंगे 2y, ठीक है, उसके बाद y करेंगे dy ओवर dx, फिर माइनस कर वो, फिर हम बेसिकली हम क्या करेंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। प्रोडक्ट में गलती से, को यहाँ पे मैंने एक गलती छोटी कर रखी, क्या, प्रोडक्ट में मैंने ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ माइनस आता है, प्रोडक्ट में प्लस लगता है, ठीक है। प्रोडक्ट में प्लस लगता है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, अब यहाँ पे फिर वापस माइनस, जब हमने ब्रैकेट खोलना होता है तब हमारा माइनस होता है, यहाँ पे मैंने गलती करी, जस्ट देख लिया मैंने, प्लस वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में हमारा क्या होता है, फॉर्मूला प्लस का होता है। फिर मेरा एक्स का करा, एक्स का हमने करा 1, ठीक है, ठीक है। थ्री हमने कॉमन लिया था, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स करा 1 और यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है, सिंपल। हमने जैसे ओपन करा, हमने डी ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाली, सेपरेट कर ली, जो कि m1 होगा, मतलब स्लोप, उसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। सेम हमने इसका भी करा, सेम हमने इसका भी करा क्या, इसका भी हमने डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी वैल्यू हमने नीचे यहाँ पे करी है क्या, वो सेम एग्जैक्ट सेम, उससे वैल्यू क्या हो गई, m2 की वैल्यू हमारी ये आ गई। फिर हमने एक चीज रियलाइज करा कि यहाँ पे जो था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, यहाँ पे -2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो m1 इंटू m2 करा तो हमारा क्या था, -1 आ गया। तो हमने क्या कहा, u इक्वल c1 एंड v इक्वल c2 कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, क्यों, क्योंकि m1 का प्रोडक्ट जो होता है -1 के इक्वल होता है, तो हमारा क्या होता है, बेसिकली वो दोनों आपस में होते हैं, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हमारा क्या, कि एग्जामिन वेदर द फंक्शन एक्स वाई स्क्वायर कैन बी रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन। उसने हमसे पूछा है कि आप कंफर्म करो फंक्शन एक्स वाई स्क्वायर जो है वो रियल पार्ट हो सकता
है किसी भी एनालिटिक फंक्शन का, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट, ठीक है, u प्लस आई वी, ठीक है, ये हमारा फंक्शन होता है, इसका ये होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इसने बोला है क्या u हमारा एक्स वाई स्क्वायर हो सकता है किसी भी एनालिटिक फंक्शन का, तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया ये फंक्शन हमारा एनालिटिक है, और अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा तो हमारा क्या होगा, वो कि वो वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये डबल डेरिवेटिव उसमें क्या होता है, सिंपल u के लिए भी था और v के लिए भी था, क्या जैसे हम अभी देख लेते हैं जस्ट क्या था यहाँ पे, कि अगर हमारा u v एनालिटिक फंक्शन है तो डबल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू x और डबल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, कि अगर कंफर्म हो जाता है कि अगर हमारा वो एनालिटिक है, और इसको क्वेश्चन ने बोल दिया है कि रियल पार्ट हो सकता है एनालिटिक फंक्शन का, मतलब एनालिटिक फंक्शन है उसका रियल पार्ट ही हो सकता है, अगर रियल पार्ट अगर है तो रियल पार्ट हो सकता है, तो हमें सिंपल सा क्या है, हमें अगर हमें कंफर्म करना है कि ये रियल पार्ट है तो हमें सिंपल करना है इसका, अगर ये एनालिटिक होगा तो सिंपल क्या करेंगे, इसकी ये हमारा क्या होगा, इसका डबल डेरिवेटिव सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन है, और अगर रियल पार्ट है तो एनालिटिक फंक्शन रियल पार्ट जो होता है उसका डबल डेरिवेटिव एक्स, डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई जीरो होता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, तो इसकी इंडिविजुअल निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाल दिया, इसको हमने सम करा तो ये 2x आ रहा है, तो मीन्स u इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर इज नॉट बी द रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिकली हार्मोनिक फंक्शन को चेक करा है, ठीक है। अब आता है हमारा एक ये कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट फंक्शन, इसमें क्या होता है, हम इसमें क्या होता है, हमें u गिवन होता है, हम v फाइंड कर लेते हैं, v गिवन होता है, हम u फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग द मिलने थॉमसन मेथड, दिस मेथड हेल्प अस टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z, हमें फाइंड हेल्प करता है पूरे को फाइंड करने में, और वेदर ओनली फंक्शन जो होता है या तो u और v दोनों में से एक गिवन होता है तो हम उसका अपोजिट निकाल लेते हैं, और अगर हमने अगर u गिवन है v निकाल लिया तो f ऑफ z तो हम आराम से निकाल लेंगे, वही इसका u प्लस आई वी करके। इसकी ना कुछ कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, क्या सबसे पहले होता है, अगर हमने देखा पहला केस लिया u अगर हमारा गिवन है, ठीक है, तो हमें u x निकाल लेना है और u v निकाल लेना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब u x का मतलब है du ओवर dx, और u y का मतलब है du ओवर dy, ये दोनों निकाल लेना है, ठीक है, फिर हमें u x को बोलना है phi 1 x y, और u y को बोलना है phi x y, ठीक है, phi 2 x y, फिर हमें phi 1 की जगह करना है x y की जगह z 0 वैल्यू डालनी है, और फाई टू में हमें एक्स वाई की जगह जेड जीरो वैल्यू डालनी है, फिर हमें करना है, हमें एफ डैश जेड की वैल्यू हमें पता है क्या, डी ओवर डी एक्स जो होता है प्लस आई डी वी ओवर डी एक्स जो होता है, ये हमारा जो बेसिकली ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला है एफ डैश जेड का, इसमें हमें पता है कि हमें u की वैल्यू गिवन है तो हमें सारी टर्म u में लानी है, तो हमें पता है बाय कॉची रीमान थ्योरम हम क्या करेंगे कि डी यू ओवर डी एक्स, हमने कॉची रीमान इक्वेशन क्या था, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई और यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, ठीक है, ये दो इक्वेशन था, ठीक है, हमें करना है डी वी ओवर डी एक्स, डी वी ओवर डी एक्स ये रहा, इसकी वैल्यू किस इसके इक्वल होगी क्योंकि यहाँ पे मैं u गिवन है तो u से हम डी डी एक्स भी निकाल सकते हैं, डी ओवर डी वाई भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हमें कहता है इसकी डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू में रिप्लेस करेंगे तो माइनस डी यू ओवर डी वाई डाल देंगे, यहाँ से जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी वैल्यू पुट करा तो इसकी वैल्यू ये आ गई फाइनल वैल्यू, तो हमने क्या करा जस्ट एफ डैश जेड की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, फिर मैं रिप्लेस करा ये फाइव वाली वैल्यू जो हमने ऊपर लिखा था कि डी यू एक्स तो मैंने फाइव वन मान लिया, तो यहाँ पे क्या करा फाइव वन ये डाल दिया और माइनस साइन यहाँ पे आ गया, ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे क्यों आया वो तो पता है आपको, क्योंकि माइनस डी वाई वो डी वी ओवर डी एक्स वैल्यू माइनस डी ओवर डी वाई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन इधर था इधर जाएगा तो इधर माइनस साइन हो जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है, हमने पता है जेड कॉमा जीरो वैल्यू डाल ली एक्स की जगह, ये हमारा बी हो गया, फिर हमें कुछ नहीं करना, एफ डैश जेड की वैल्यू हमने निकाल ली, पॉइंट पे भी जेड कॉमा जीरो पे पॉइंट पे वैल्यू निकाल ली, फिर हमें कुछ नहीं करना उसका सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी जेड बस, उससे क्या होगा एफ ऑफ जेड हमारा, जैसे हमारा ये हमारा डिफरेंशिएशन लगा है, अगर हमें एफ ऑफ जेड चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तभी तो हमारा एफ ऑफ जेड आ जाएगा, सेम ये सेम मेथड है किसके लिए, ये सेम मेथड है कि जब हमारा v गिवन है, जब u गिवन है v गिवन है तो वी एक्स वी वाई निकाल लेंगे, इसको फाइव वन फाइव टू बोल देंगे, z कॉमा जीरो वैल्यू निकाल लेंगे दोनों उसकी वैल्यू, एफ डैश जेड की वैल्यू, हमें सारी टर्म v में बनानी पड़ेगी, तो डी वी ओवर डी एक्स हम निकालेंगे डी ओवर डी एक्स बाय सेम कॉची रीमान थ्योरम से, यहाँ पे हमने करेंगे हमें डी ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगी डी वी ओवर डी वाई आएगी, तो यहाँ पे क्या है डी ओवर डी एक्स की वैल्यू डी वी ओवर डी वाई आएगी, इसको मैं जस्ट रिप्लेस करा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया डी बी ओवर डी वाई आ गया, तो रिप्लेस करा जब हमने तो हमें फाइव जो अपन में वो माना था फाइव वन वी एक्स को तो हमने वैल्यू डाली तो हमारी ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई क्या, यहाँ पे आ गया हमारा ये फाइव, यहाँ पे आ गया फाइव वन, ठीक है फाइव वन, इसमें देखो अभी एक एक चेंज क्या है, यहाँ पे हमारा फाइव वन जो था पहले टर्म आ रहा था पहले डाल रहा था और फाइव टू बाद में आया था, इस वाले में क्या होता है जब वी गिवन होता है तो फाइव टू पहले आता है और फाइव टू बाद में आता है, और ये हमारे क्या होता है पॉजिटिव का टर्म होता है वहाँ पे नेगेटिव का था, ठीक है,
तो यहाँ पे हमने ये जेड कॉमा जीरो की वैल्यू निकाल दी और जस्ट हमने एफ डैश जेड की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमें सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इंटीग्रेट कर लिया उसका आंसर। अब क्या होता है, ये बहुत सारे इसमें क्या होता है कंडीशन थे। अब क्या होता है जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे इससे कंडीशन सारे क्लियर हो जाएंगे, बहुत ईजी है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला था एज, ठीक है। तो हम करते हैं, आ जाओ ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो क्या होता है, शो दैट कि u इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर u गिवन है, तो उसमें मतलब हार्मोनिक है एंड डिटरमाइन करना है उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब होता है कि u गिवन है v निकालना है, और जब और v बेसिकली क्या है, u जो है हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट है v का, और v जो है हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u है। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब है क्या, कि हमें v निकालना है एक तो, और इसने कंफर्म करा है कि हार्मोनिक है, और ऑल्सो फाइंड करना है f ऑफ z। अगर हार्मोनिक कॉन्जुगेट अगर हमने v निकाल लिया और u हमें गिवन है, तो f ऑफ z तो हम आराम से निकाल लेंगे u प्लस आई वी करके, ठीक है। तो हमने सिंपल, सबसे पहले उसने बोला हार्मोनिक है, तो हार्मोनिक वाली कंडीशन लगानी, हमने क्या सिर्फ u गिवन है तो सिंपल हम देखा u में भी कंडीशन आती है हमारी ये वाली, हमने इसको डाल के कर लिया, ठीक है। हम देखा क्या कि इसकी वैल्यू हार्मोनिक है, तो हम देखा शो करना है कि वो हार्मोनिक है। हार्मोनिक की कंडीशन हमने लगाई, हमने देखा ये हार्मोनिक है। ये मैंने शॉर्ट जल्दी से इसलिए मैंने इसलिए जल्दी कर दिया, क्यों, क्योंकि ये आप अगर करोगे डबल डेरिवेटिव करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में और डबल डेरिवेटिव करोगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो वो जीरो ही आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रफ में करके देख रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना सॉल्व नहीं करा, ठीक है। आप एक बार कर लेना, ये पक्का जीरो के इक्वल ही आएगा, ठीक है। बाय अब क्या होता है, हमें बताना है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। अब हमने देखा हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए अभी अभी हम जस्ट देख के आ रहे हैं यहाँ पे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए मिलने थॉमसन मेथड है, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा मिलने थॉमसन मेथड लगाया। सबसे पहले मैं यू एक्स निकाला, यू एक्स मतलब डी एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू उसे फाइव वन माना, ये निकाला इस, ठीक है। फिर हमने कहा फाइव नॉट, ठीक है, फाइव वन, ठीक है। फिर हमने यू वी वाई निकाला, फाइव टू, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमने जेड नॉट की वैल्यू पुट करी दी कि एक्स की जगह जेड डाल दिया, वाई की जगह जीरो डाल दिया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई फाइव वन की, और फाइव टू की वैल्यू ये आ गई। इसमें यू गिवन है, तो हमने एक चीज देखा है, आइदर आप एफ डैश जेड से वापस वो वाली लाइन बना लो, कि मतलब आप पहले सबसे पहले एफ डैश जेड लिखो, उसमें देखो कि यू गिवन है तो इसको चेंज करके फिर इसमें कन्वर्ट करो, या आइदर आप सीधा लर्न कर लो ये वाली टर्म को, ठीक है, कि ये हमारा फाइनल वी वो एफ डैश जेड हो जाता है, ठीक है। आपने डाल दिया फाइव जेड कॉमा जीरो, ये डाल दिया, तो हमने कहा इसकी वैल्यू जीरो थी, तो फाइव जेड कॉमा जीरो की वैल्यू ये थी माइनस जीरो, तो यही आ गया, ठीक है। आयोटास था यहाँ पे, ठीक है, आयोटा के साथ फाइव टू था, ठीक है, ध्यान रखना पीछे, ठीक है। तो हमने कह रहा है इसका, हमने कह रहा है इंटीग्रेशन करा, इसका इंटीग्रेशन करा, जस्ट क्या होता है इंटीग्रेशन करा, तो हमने क्या करा इंटीग्रेशन करा, तो जेड स्क्वायर का जेड क्यू अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कट गया, जेड सिक्स जेड स्क्वायर अपॉन में टू होगा, तो टू से गया थ्री, सी जेड स्क्वायर प्लस सी, हमारा कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट की वैल्यू सी वन जो है सी वन प्लस आई टी सी टू, ठीक है। तो हमने क्या करा सिंपल एफ एफ डैश जेड जो है इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। हमने कहा था जेड की वैल्यू के अंदर हमने ये डाला क्या, हमें सारी टर्म जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी क्या, एक्स की और वाई में टर्म में क्वेश्चन गिवन था, तो हमें वापस हमें एक्स वाई में बनाना है, तो जेड की वैल्यू एज यूजुअल हमें पता है एक्स प्लस आई वाई होती है, इसे वैल्यू हमने इसमें डाला, तो हमारा ये फाइनल आंसर ये आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसे हमने यू और वी से कंपेयर करा, जब जो आयोटा के साथ होगा वो वी का टर्म होगा, और जो आयोटा के साथ नहीं होगा वो यू का टर्म होगा, तो यहाँ पे हमने वी का टर्म निकाल लिया, वी का टर्म हमने ये निकाल लिया सिंपल, कि वी का टर्म इसमें से एफ ऑफ जेड निकाल लिया, तो वी का टर्म हमारा ये आ गया। और सिंपल है, हमने अगर v निकाल लिया तो एफ डैश जेड हम आराम से निकालते हैं, क्योंकि u हमें क्वेश्चन में गिवन है, v हमने यहाँ से निकाल लिया, ये हम आराम से एफ ऑफ जेड निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं निकाला नहीं है, अगर आप निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। सेम, ये सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप एक बार सही बताऊं तो खुद से करना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगर आपने खुद से कर लिया तो सही है, क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। लाइक बस मैं करवा देता हूँ जल्दी से, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। एफ ऑफ जेड जो है u प्लस आई वी, अगर u हमारा जो है इतना, ठीक है, ओके, एनालिटिक फंक्शन हमारा एफ ऑफ जेड ये निकालना है पूरा, मतलब बेसिकली हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जेड निकालना है। तो हम मिलन थॉमसन मेथड से क्या होता है, हम कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, कॉन्जुगेट मतलब u गिवन है तो v निकाल लेते हैं, v गिवन है तो u निकाल लेते हैं। तो जैसे हमने u गिवन है v निकाल लिया, v गिवन है u निकाल लिया, अगर हमने तो एफ ऑफ जेड तो हम आराम से निकाल लें, क्योंकि जस्ट हमें ऐड करना है सिंपल। तो हमने u की वैल्यू ले ली, ठीक है, u की वैल्यू ले ली, इसका आंसर सर ने पहले लिखवा दिया, क्योंकि सर ने क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो सर ने इसका आंसर पहले लिखवा दिया था। तो हमने जस्ट सॉल्व करा था क्या, कि u अगर दे रखा है तो u x निकाल लिया हमने सबसे पहले, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये बहुत इजी है, जस्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन लगा फॉर्मूला लगाना है, जैसे हमें पता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है हमारा यहाँ पे आ जाता है ये पाई वन मान लिया, फिर हमने यू वाई लगाया डी ओवर डी वाई ई की पावर एक्स, ये हमारा क्या होता है एक्स कॉस वाई प्लस इतना इतना इतना, ये हमने फाइव टू मान लिया। हमने जेड कॉमा जीरो पे वैल्यू निकाल ली, पहले वाले की वैल्यू जीरो आ गई, इस पूरे की वैल्यू जीरो आ गई, हमने एक्स की जगह पे जेड डाला और वाई की जगह पे जीरो डाला, ठीक है, सिंपल।
आपको मैं एक करके दिखाऊं क्या? ठीक है, कैसे करा हमने यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ई की पावर एक्स एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन कर रहा है उस पूरे यू को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, और एक्स साइन वाई हमारा कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, तो साइन वाई वाई कॉस वाई, ई की पावर एक्स यहाँ पे आएगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा, वाई कॉस वाई दोनों क्या है हमारे, बताओ, ये दोनों हमारे क्या है, एक्स साइन वाई। ठीक है, ई की पावर एक्स। ठीक है, ओके, हमने करा क्या है बेसिकली, हाँ ठीक है, हमने बेसिकली करा क्या है ना यहाँ पे, कि ई की पावर एक्स था और इस पूरे का, इसके पूरे के अंदर भी एक्स था, तो हमने क्या करा सबसे पहले कि हमने इसको प्रोडक्ट फॉर्म लगा दिया, कि सबसे पहले हमने ई की पावर एक्स का करा। ठीक है, ई की पावर एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया, इस पूरे अंदर वाले का करा, तो इस पूरे में ये पूरा कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, प्लस जीरो, और इसका करा तो यहाँ पे कितना साइन बाय बचा, फिर हमने करा इस पूरे को ऐसे ही लिख दिया, फिर हमने ई की पावर एक्स करा तो ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स आ गया। ठीक है, ये करा हमने, प्रोडक्ट लगाया। ठीक है, तो और ठीक है, सेम एज इट इज इसमें करा है हमने। ठीक है, फाइव वन इसकी वैल्यू ले ली, फाइव टू इसकी वैल्यू ले ली, फाइव वन जेड कॉमा जीरो में वैल्यू पुट करी तो इसकी वैल्यू जीरो। देखो आपको लग रहा है कि इस पूरे की वैल्यू जीरो कैसे आ गई, बट देख लेते हैं एक बार कैसे आ गई, कि ई की पावर एक्स जेड डालना है, ई की पावर जेड आ गया। ठीक है, यहाँ पे ई की पावर जेड आ गया, साइन जीरो होता है हमारा जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, प्लस यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे जेड हो गया, साइन जीरो होता है जीरो प्लस। ठीक है, वाई वाई हमारा जो जीरो और कॉस जीरो होता है वन। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, इसके बाहर आ गया ई की पावर जेड। ठीक है, तो जेड इंटू जीरो जीरो और प्लस जीरो इंटू वन जीरो, तो ये पूरा कितना आ गया, जीरो आ गया, और ये ई इंटू पे जेड है जीरो, इसलिए जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ पे z प्लस वन लिखा हुआ है। ठीक है, z प्लस वन लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब क्या होता है एफ डैश जेड की वैल्यू, ठीक है, u गिवन है। ठीक है, तो हमने लिख लिया माइनस वाला आर था जब u गिवन होता था। ठीक है, तो हमने माइनस वाला लिख लिया। ठीक है, अब क्या होता है, हमने एक चीज देखा, आयोटा जो है, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू लिख ली कि वो फाइव वन की तो वैल्यू जीरो ही आ गई, इसकी वैल्यू हमारी ये आ गई, हमने ई की वजह जेड कॉमन ले लिया, जेड प्लस वन आ गया। ठीक है, और माइनस आयोटा तो एक कॉन्स्टेंट है, उसको हमने बाहर ले लिया। अब क्या होता है, जेड एक बाहर भी है, जेड एक ब्रैकेट के अंदर भी है, और इंटीग्रेशन में ऐसा होता है कि एक्स अगर बाहर भी एक्स अगर अंदर भी है तो हम आइलेट लगाते हैं, आइलेट हो जाता है एक्सपोनेंशियल। आइलेट जो होता है ILATE, आइलेट जो होता है एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ई की पावर बात को सेकंड फंक्शन लेंगे, इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैसा सॉल्यूशन कराया क्या, कि वही सिंपल, इसको मैंने फर्स्ट लिया इसको सेकंड मान लिया, तो इसका फॉर्मूला होता है आइलेट का। तो इसे मैंने सॉल्व करा, जिसे भी पता होगा उसे पता होगा आइलेट का फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं। लाइस वाला यू को रहने देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं वी का, उसका क्या होता है इंटीग्रेशन करते हैं किसका, यू डैश, मतलब यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके बाद वापस से वी का इंटीग्रेशन करते हैं, और इस पूरे का फिर वापस से इंटीग्रेशन करते हैं जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मेरा सिंपल है, जेड प्लस वन डाला, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है तो ऐसे ही रह जाएगा, फिर इसके अंदर वी हमने यू का करा जेड प्लस वन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, हम करेंगे तो जेड का वन का जीरो, जेड का हो जाएगा वन, तो वन इंटू डिफरेंशिएशन वी का करेंगे, वी कितना है सेकंड, वी मतलब सेकंड वाला फंक्शन, ई की पावर जेड, ई की पावर जेड, ई की पावर जेड जाएगा वन इंटू ई की पावर जेड, जी की पावर जेड, इसका वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ई की पावर जेड ही रहेगा, वी की पावर जेड का डिफरेंशिएशन भी ई की पावर जेड होता है, ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन भी ई की पावर जेड होता है। ठीक है, बट क्या होता है जब हमने करा तो ये लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जेड प्लस वन, तो यहाँ पे हमने देखा क्या ई की पावर जेड आ गया, तो जेड प्लस हमने देखा तो ये ई की पावर जेड, ई की पावर जेड कर गया, यहाँ पे सिर्फ जेड बचा। ठीक है, और यहाँ पे ई की पावर जेड इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक माइनस है तो एक हट जाएगा, तो ई की पावर जेड इंटू जेड बचेगा, ये इसका बेसिकली आंसर आ गया। ठीक है, माइनस आई ई की पावर जेड इंटू जेड, ये इसका आंसर आ गया। तो ये बेसिकली दो क्वेश्चन हमने कर लिए इस टॉपिक पे, कि जब यू गिवन है, ठीक है, ठीक है, बेसिकली जब यू गिवन है, जब वी गिवन है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट टॉपिक बचता है इस एनालिटिक फंक्शन में। लास्ट टॉपिक है क्या, कि जब u माइनस वी गिवन हो और जब u प्लस वी गिवन हो। ठीक है, तो जब u माइनस वी गिवन हो तब क्या होता है, जब u प्लस वी गिवन हो तब क्या होता है। ठीक है, ये सर ने बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सेमेस्टर के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब चांसेस इसके ज्यादा है आने के पेपर में। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन u माइनस वी इज गिवन होता है तो हम कैसे करते हैं, जैसे हमने देखा u वी गिवन होता है, v गिवन होता है तो मिलन थॉमसन मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो हम ये देख इसमें क्या करते हैं, जब हम क्या होता है u माइनस वी गिवन है तो हम कैसे निकाल सकते हैं f ऑफ z, वो हम देखते हैं क्या। इसमें भी अच्छा है, कंडीशन तो कंडीशन लिख ली है, कंडीशन से आप कभी भी ये मत सोचना कंडीशन इतनी ये लिखी है वो लिखी है ये लिखी है वो लिखी है, आप स्टेप बाय स्टेप कंडीशन लेना, और कोई भी एक क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया कोई भी क्वेश्चन लेना आप खुद से करना, एक बार करना दो बार करना, आपको खुद समझ आ जाएगा कब हमें क्या क्या करना है। जस्ट एफ ऑफ जेड जो होता है यू प्लस आई वी, हमने ये हमें क्वेश्चन में एज अ गिवन होगा, हमें मानना है, हमें मल्टीप्लाई करना है आई से दोनों तरफ। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो आई से मल्टीप्लाई करा, आई यू माइनस वी, क्यों हुआ क्योंकि आई स्क्वायर हो गया था, यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ठीक है -1 होती है तो हमें माइनस आ गया और आई गायब हो गया, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को पहली माननी है, इस इक्वेशन दूसरी माननी है, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो एफ ऑफ जेड, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ का ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ पे। तो हमने दोनों को ऐड करा, ठीक है, एफ ऑफ जेड प्लस आई एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड जब हमने करा तो वो वाली टर्म u माइनस वी जो कि आयोटा से अलग है और आयोटा के साथ है, उनको अलग अलग लिख लिया। उससे हम देखा इस पूरे को हमने क्या माना पता है, कैपिटल एफ ऑफ जेड, कैपिटल एफ ऑफ जेड, और इसको माना हमने कैपिटल यू, और इसको माना हमने कैपिटल वी, ठीक है, u प्लस आई वी, ठीक है। फिर हमने क्या करा ये करा कि वेयर एफ ऑफ जेड जो है, ठीक है, ये कैपिटल एफ ऑफ जेड जो है, ये क्या है, 1 प्लस आई, इसमें क्या होता है, एफ ऑफ जेड को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे u जो है, कैपिटल u जो है, वो हमारा कितना है, स्मॉल u माइनस स्मॉल v, और कैपिटल v जो है स्मॉल u प्लस स्मॉल v, ठीक है, कंपेयर करके यहाँ से। तो हमने कहा सिंपल, हमने कहा हम यहाँ से सिंपल, हमने क्या होता है, अब यहाँ से हमने वापस वही सेम मिलियन थॉमसन लगा के कैपिटल एफ एफ ऑफ जेड निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि u प्लस आई वी, इसमें से भैया हमें किसकी वैल्यू गिवन है, कैपिटल u की वैल्यू हमें गिवन है, क्योंकि एज की क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। इस कैपिटल u माइनस वी की, उससे हमने क्या किया, कैपिटल u बना लिया, और फिर हमने कैपिटल सब में कैपिटल कन्वर्ट करके वापस अगेन मिलियन थॉमसन लगा लिया, क्या, कैपिटल u प्लस आई वी, यू की वैल्यू गिवन है, v की निकाल लेंगे, अगर मैं u की वैल्यू गिवन है, v की निकाल लेंगे, तो बाय मिलियन थॉमसन मेथड से तो कैपिटल f ऑफ z निकल जाएगा, और अगर कैपिटल f ऑफ z निकल जाएगा तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन देखा, क्या, कि स्मॉल एफ ऑफ जेड में और कैपिटल एफ ऑफ जेड में एक रिलेशन बन रहा है, क्या, ये वाला रिलेशन बन रहा है, कैपिटल एफ ऑफ जेड 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ ऑफ जेड के इक्वल है। तो यहाँ से हमने अगर ये हमें मिल गया, तो एफ ऑफ जेड निकालना कितना आसान है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये उधर बेच के एफ के स्मॉल एफ ऑफ जेड निकालेंगे। दिस इज द वे जब हमारा u माइनस वी इज गिवन है, और आगे अभी हम देखेंगे जब u प्लस वी भी हमारा गिवन है तो भी हम इसे ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अभी क्या होता है, देखा यहाँ पे हमने देखा क्या, वही रिलेशन यूज करके हमने एफ कैपिटल एफ ऑफ जेड निकाल लिया, कैपिटल एफ ऑफ जेड निकाल लिया, और उसके बाद हम लोग क्या होता है स्मॉल एफ ऑफ जेड आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि इसको उधर भेज के जस्ट सिंपल। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, बट कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन करेंगे तो आराम से समझ आ जाएगा कैसे करना है। सेम प्रोसीजर जो हम देख के आया उधर की तरफ, ये जो साइन है मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसमें क्रॉस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो u प्लस वी गिवन होगा, तो हम बेसिकली वो सेम लगाया हमने, क्या होता है सेम, एकदम एग्जैक्ट सेम। हम एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको बताता हूँ मैं, और एक क्वेश्चन आप खुद करना है एक बार खुद से, ठीक है। क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। इस वीडियो के एंड में आपको मैं वही बताऊंगा हल्का सा, क्या कि सेमेस्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे क्लास में डिस्कस हुए थे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वही बताऊंगा। इफ u प्लस वी ये गिवन है, फाइंड करना है एफ ऑफ जेड, स्मॉल एफ ऑफ जेड, वही सिंपल एज हमें पता है u प्लस आई वी, फाइंड एफ ऑफ जेड इन टर्म ऑफ जेड, सिंपल है ना, जेड के टर्म में। अब देखो ये क्वेश्चन को आप पूरे अच्छे ध्यान से देखना कैसे करना है। स्मॉल एफ ऑफ जेड u प्लस आई वी, एज वी ऑल नो दैट कि क्या ये होता है इसका जनरल टर्म, मल्टीप्लाई करा आयोटा से तो आई एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, ये इसकी वैल्यू हो गई, एक दूसरे को ऐड करा तो ये हमारी वैल्यू हो गई u माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये वाला गिवन है, ये वाला टर्म गिवन, तो मतलब बेसिकली हमें क्या गिवन है, हमें v गिवन है, कैपिटल v गिवन है, ठीक है। तो हमने कैपिटल f की वैल्यू निकाल ली, कैपिटल f ऑफ z की वैल्यू जो ये होती है, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू, ठीक है, ये रख ली। उसके बाद क्या होता है, कैपिटल u की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ये हो गई कैपिटल u की वैल्यू, और कैपिटल v की वैल्यू हमारी ये हो गई। इसमें से क्या है, ये हमारा जो है u प्लस वी है, इस क्वेश्चन में गिवन है, u प्लस वी जो है हमारा ये बेसिकली गिवन है। तो हमने क्या करा, जस्ट इसे कैपिटल में सारे कन्वर्ट कर ले करके अगेन हमने मिलियन थॉमसन मेथड लगा के सॉल्व कर लिया है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये हो गया, जस्ट हमने करा v की वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। v की वैल्यू जो है, v की वैल्यू जो होता है u प्लस आई वी, यू प्लस वी, ये स्मॉल वाले हैं, ठीक है, ये स्मॉल वाले। तो हमने करा x माइनस वाई जो हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, u प्लस वी की वैल्यू, ठीक है, इसको हमने जस्ट यहाँ पे लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया, जस्ट मैंने इसका डिफरेंस डेरिवेटिव निकाला d विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, ठीक है, मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला जब, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने ये कैपिटल वाला ही है, ठीक है, तो x माइनस वाई x से रिस्पेक्ट में निकाला, ठीक है। तो मैंने इससे पहले इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, तो इस वाले को पहले मैंने एज इट इज छोड़ दिया, जब मैंने इसको निकाला तो मैंने इसका डिफरेंट डेरिवेटिव निकाला, फिर मैंने इस वाले को एज इट इज छोड़ दिया और इस वाले का डेरिवेटिव निकाला, तो माइनस वाई का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, x का हमारा हो गया 1, यहाँ पे 1 को मैंने दिखाया नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई 1, तो हमारा 5 1 हो गया। और क्या होता है डी वी ओवर डी वाई, ये हमारा हमने एज इट इज सेम निकाला, ये हमारा 5 2 x वाई हो गया। बेसिकली इसमें क्या है, v गिवन है, तो हमने क्या देखा, फॉर्मूला देखा था, जब हमारा v गिवन होता है तो हमारा f डैश जेड की
वैल्यू क्या होती है, आपको मैं एक सेकंड जस्ट दिखा देता हूँ, ज्यादा कोई पीछे नहीं है। हम्म, ये रहा, ये हमारा क्या था बेसिकली, जब हमारा u गिवन था, तो जब हमारा v गिवन होता है तो हमारा f डैश z की वैल्यू जो होती है हमारी क्या हो जाती है, ये हो जाती है dv ओवर dy प्लस i dv ओवर dx। मतलब क्या होता है कि ये वाला टर्म आपको पता होना चाहिए कि f डैश z की वैल्यू होती है, फाई टू बाद में आता है, मतलब dv डी मतलब पहले आता है फाई टू वाला, मतलब dv ओवर dy जो होता है वो हमारा पहले आता है, जिसमें हमारा x की वैल्यू z होती है और y की वैल्यू 0 होती है। फाई टू वाली टर्म पहले आती है प्लस i फाई वन वाली टर्म बाद में आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जब हमारा v गिवन होता है, क्योंकि हम मिलियन थॉमसन ही तो लगा रहे हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन ये रहा, तो हमने फाई वन की वैल्यू निकाल ली, थ्री जेड स्क्वायर आ गया, और फाई टू की वैल्यू निकाली वो भी थ्री जेड स्क्वायर होगा। आप बोलेंगे थ्री जेड स्क्वायर कैसे आ गया, ये हमारा फाई वन है, इसमें हमने एक्स की जगह जेड डाला, वाई की जगह जीरो डालेगा, तो अब डालेंगे तो यही आएगा एग्जैक्ट। ये मैंने करा नहीं है, जस्ट मैंने जल्दी टाइम सेव करने के लिए। अब आता है बाय मिलियन थॉमसन लगाया, ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने अभी जस्ट दिखाया, मैंने ऐड करा, तो मैं सिंपल होता है थ्री जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है ये आयोटा, ये यहाँ पे बेसिकली क्या है, थ्री जेड स्क्वायर प्लस आयोटा थ्री जेड स्क्वायर, तो मैंने थ्री जेड स्क्वायर को बाहर लिख लिया, वन प्लस आयोटा आ गया, ये हमारा एफ कैपिटल एफ डैश जेड आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन भी तो करेंगे, हाँ ठीक है। तो इसका वन प्लस आयोटा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे थ्री जेड स्क्वायर का, जेड स्क्वायर का जेड क्यूब बाय थ्री, थ्री से किसी कट जाएगा, जेड स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, जेड क्यूब बचेगा सॉरी, क्योंकि थ्री जेड देखो यहाँ पे बेसिकली इसका इंटीग्रेशन करा है थ्री जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर करेंगे तो जेड क्यूब बाय थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा तो जेड क्यूब बचेगा, सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जेड क्यूब बचा है, सिंपल। तो ये हमारा आ गया, हमारे कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकाल ली, क्या कैपिटल जेड ऑफ जेड वन प्लस आई तो जेड क्यूब आ गया। तो अब क्या होता है, हमने एक रिलेशन अभी भी जस्ट पीछे देखा कि हमने इस वाले एफ कैपिटल एफ ऑफ जेड का स्मॉल एफ ऑफ जेड के टर्म्स में जो रिलेशन अभी हम पीछे बनाया था, जब हमने मल्टीप्लाई कराया था आयोटा से, तो ये रिलेशन आया था। तो इसके और इसके बीच में हमें आंसर निकालना है अब, ठीक है। ये हमने निकाला, ये हमें ऑलरेडी पहले से हमने एज्यूम करा था। तो वन प्लस आयोटा हमने करा, सबको डिवाइड कर दिया वन प्लस आयोटा से, तो इसको करा तो एफ ऑफ जेड आ गया, इसको करा तो जेड क्यूब आ गया, इसको करा तो सी बाय आई वन प्लस आई आ गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, स्मॉल एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड क्यूब प्लस के की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन में वन प्लस आई, सिंपल। ये हमने करने का तरीका है बेसिकली, क्या कि स्मॉल एफ ऑफ जेड निकालने का तरीका है। एक बार आप खुद करना, आराम से इस वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा। सेम, ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है कि इसमें बस ये है कि फाइंड करना है एनालिटिक फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी वेयर यू माइनस वी, हमारा ये गिवन है। ये वाला क्वेश्चन आप एक बार खुद से करना, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे करना है आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बस बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर वाइज जो मैम ने लिखवाए थे, एनालिटिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके मैं नोट्स में डाल दूंगा। बाकी हमारा जो एनालिटिक फंक्शन वाला पूरा पार्ट जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है, जिसमें कि हमने सब कवर कर लिया है बेसिकली। कॉन्जुगेट फंक्शन भी निकालना, मिलियन थॉमसन मेथड भी देख लिया, सी आर इक्वेशन भी देख ली, पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन भी देख ली, हार्मोनिक फंक्शन भी देख लिया, और बेसिकली हमने ये भी देख लिया कि जब क्या होता है कि जब हमारा फंक्शन गिवन होता है तो ये वाली कंडीशन लगती है हार्मोनिक फंक्शन के लिए, और जब u प्लस आई वी में कोई एक चीज गिवन होती है तो ये सेपरेट वाली फंक्शन वो हमारा कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले ये देख लेना एक बार आप, ये फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं, ठीक है। देन ये हो गया हमारा एनालिटिक फंक्शन वाला, सी आर इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हमारी बेसिकली एनालिटिक फंक्शन का आधा पार्ट जो होता है वो फिनिश हो चुका है, इतना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है मैपिंग कन्फर्मल, वो जब सर हमें फिनिश करा देंगे देन मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो ये पूरी अप्रॉक्स एक घंटे की वीडियो बनी है, बाकी आधे घंटे की या आधे या 45 मिनट की वो वीडियो बनेगी, तो एक पूरा यूनिट हमारा 1.5 टू 1.5 1.7 आवर में फिनिश हो जाएगा पूरा। तो वैसे ही ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलम में इन्वॉल्व है तो उन्हें टाइम नहीं मिलता, तो उनके लिए है। जो बच्चे अगर ये एक हफ्ते पहले भी वीडियो देखेंगे पेपर से, या 3-4 दिन पहले भी देखेंगे इस वीडियो को, 1.5 घंटे की एक यूनिट की वीडियो है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ही है, तो अगर वो भी देखेंगे तो वो भी मतलब पास होने के लिए तो उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा, आराम से वो पास से अब मार्क्स ले आएंगे, बिकॉज चैप्टर बहुत ईजी है और कॉलेज में पास होना ईजी होता है एज कम्पेयर टू स्कूल। ओके, तो थैंक यू, थैंक यू ऑल।